दोहरे दंड से संरक्षण कहने का मतलब क्या है? तो कहना है कि सर आर्टिकल 20 का दूसरा खंड कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार उसको अभियोजित किया जाएगा और एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा। क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चलिए, आर्टिकल 19 क्लियर है। अब आर्टिकल 20 हम लोग देखते हैं। सोचो कि यदि आपको पुलिस क्या करे, किसी जुर्म के आरोप में गिरफ्तार कर ले और तुमको ठोक कर बजा कर पुलिस जबरन मारपीट करके 3rd डिग्री टॉर्चर के माध्यम से तुमसे यह कबूल करवा ले कि अपराध तुम्ही ने किया है। सुनकर अजीब लगा ना, खौफनाक भी लगा। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 नहीं होता तो आज भारत के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा सच में हो सकता था। आर्टिकल 20 ही आपको ऐसी सुरक्षा चक्र प्रदान करता है जो देश के हर नागरिक को, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो कोई आरोपी हो, उसे सरकार और पुलिस की तानाशाही से बचाने का काम करती है। आज आर्टिकल 20 को हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, आर्टिकल 20 का ऐसा धागा खोलेंगे जो आपने आज से पहले ना तो कभी किसी किताब में पढ़ा होगा, ना कहीं किसी क्लासरूम में पढ़ा होगा। इसको इतने दिलचस्प तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न उठता है कि सर आर्टिकल 20 आखिर है क्या? इसे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में क्यों शामिल किया? और आर्टिकल 20 के वे 3 प्रमुख पिलर्स कौन से हैं? हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सब लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ना सिर्फ यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ ही साथ इसको अपने अधिकारों को जानने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। आर्टिकल 20 प्रत्येक व्यक्तियों को याद रखिएगा, आर्टिकल 20 प्रत्येक व्यक्तियों को अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति कहने का मतलब हो गया कि आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 ये नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है ना। आर्टिकल 20 गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, याद रखिएगा। नागरिक को तो उपलब्ध है ही, आर्टिकल 20 ये विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। हम 2 प्रकार के मूल अधिकार पर आए थे ना। एक मूल अधिकार ऐसा था जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता था, और एक अधिकार ऐसा है जो केवल और केवल विदेशियों के, जो केवल और केवल भारतीयों के लिए ही था। क्लियर है? तो आर्टिकल 20 विदेशियों को भी प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्तियों को यह अधिकार दिया जाता है। अब समझते हैं कि आर्टिकल 20 है क्या। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कहिएगा सर अपराध का दोष सिद्धि क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई जुर्म करता है, अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? दंड दिलाने के लिए पुलिस उसको पकड़ती है, और जुर्म करने से लेकर उसको दोष सिद्धि तक उसके लिए कौन कौन सा संरक्षण उस व्यक्ति को दिया जाए, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, है ना। नहीं तो पुलिस मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसको सजा सुनवा देती है। बात समझ में आ रहा है? सरल शब्दों में कहें तो आर्टिकल 20 किसी भी व्यक्ति को अपराध का आरोपी बनने पर, एक्यूज्ड बनने पर, उसका पुलिस और अन्यायी तरीके से, मनमाने तरीके से उसको जो सजा मिले उससे वह बचाने का काम करता है आर्टिकल 20। अंग्रेज के शासनकाल में आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून हुआ करता था, जहां बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट जो था, इसको हम काला कानून कहते थे, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहते थे। ब्रिटिश पुलिस अपनी मर्जी से कानून बदलती थी और कानून को लागू करती थी और लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को भली भांति से एहसास किया था कि भविष्य में कोई भी चुनी गई सरकार अगर इतनी शक्तिशाली ना होनी चाहिए कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों या आम जनता को झूठे और मनगढ़ंत कानूनों में फंसाकर उसको जेल में न डाल दे। इसीलिए आर्टिकल 20 को भारतीय संविधान का इमरजेंसी प्रूफ कहा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 के जो अधिकार हैं, यह एक ऐसे अधिकार है जब आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय आप सबको हम पढ़ाए हुए हैं कि आर्टिकल 358 के तहत एक नियम है। आर्टिकल 358 यह कहता है कि जैसे ही देश में आर्टिकल 352 इंपोज होगा, राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज होगा, उसी समय
आर्टिकल 19 के जितने भी मूल अधिकार होते हैं, आर्टिकल 19 के जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। और अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा आर्टिकल 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा साफ साफ कह दिया गया, क्या कहा गया कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह बात साफ साफ कहा गया। तो इसी से आर्टिकल 20 के इंपोर्टेंस को आप लोग समझ सकते हैं कि यह कितना इंपोर्टेंट आर्टिकल है। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए आर्टिकल 20 के वो 3 मजबूत पिलर्स कौन है जिस पर पूरा आर्टिकल 20 टिका हुआ है, जो आपको एक मजबूत सुरक्षा चक्र प्रदान करता है पुलिस के मनमाने रवैये के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ। तो आर्टिकल 20 के वे तीनों पिलर्स को हम लोग सीखने का काम करेंगे। देखिएगा आर्टिकल 20 में कुल 3 क्लॉज है। आर्टिकल 20 में कुल कितने खंड हैं? तो कहना है कि सर 3 खंड हैं। यही तीनों खंड है जो प्रत्येक व्यक्तियों को एक मजबूत सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम करता है। आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज कहता है किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए सजा दी जा सकती है जो अपराध करने समय लागू था। सजा उतनी ही मिलेगी किसी भी व्यक्ति को जितनी जुर्म करने के समय, अपराध करने के समय सजा निर्धारित था। यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जाएगी जितना अपराध करने के समय निर्धारित था। बात समझ में आया कि नहीं था? बोलिए। आर्टिकल 21 का पहला खंड कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिए उतनी ही सजा दी जाएगी जितना कि उस अपराध करने के समय सजा निर्धारित थी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1953 की बात कर रहे हैं। केदारनाथ नाम का एक व्यक्ति था, 1947 में एक अपराध किया उसने। उसकी सजा उस वक्त जुर्माना या 1 साल का जेल था, लेकिन 1949 में कानून बदलकर उसी अपराध के लिए उसको सजा बढ़ा दिया गया और 1 साल से सजा बढ़ाकर उसको 2 साल कर दिया और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ को 1947 वाले पुराने कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी, क्योंकि बढ़ी हुई सजा उस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 20 का पहला खंड उसको संरक्षण देने का काम करता है। आर्टिकल 20 का पहला खंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से हमको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आज के द्वारा आज जो हम काम कर रहे हैं, आज यदि कोई अपराध हम कर रहे हैं तो आज जिस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित है उसी दंड के आधार पर हमको सजा सुनाया जाएगा, ना कि भविष्य में कोई कानून बनाकर हमारे पुराने कार्यों को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 का पहला खंड ये साफ साफ कहता है। क्लियर है? अब आइए अगला है हमारा आर्टिकल 20 का दूसरा खंड। आर्टिकल 20 का दूसरा खंड कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसका मतलब सीधा है दोहरे दंड से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण कहने का मतलब क्या है? तो कहना है कि सर आर्टिकल 20 का दूसरा खंड कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार उसको अभियोजित किया जाएगा और एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया तो उस पर कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा सुना भी दी। सजा काटने के बाद जब वो व्यक्ति बाहर आता है तो पुलिस उसको उसी पुराने जुर्म के लिए ही फिर से गिरफ्तार कर लेती है ना। तो क्या ऐसा कर सकती है पुलिस? कहना नहीं कर सकती, क्योंकि एक व्यक्ति एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण का यही मतलब है। इसको एक और बेहतरीन एग्जांपल के साथ हम लोग समझने का काम करते हैं। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे अंधा कानून, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, है ना। इस अंधा कानून फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो है ना जी। अमिताभ बच्चन का नाम क्या रहता है? तो जॉन अख्तर नाम रहता है। एक विलन हुआ करते थे जो वर्तमान समय में नहीं रहे, अमरीश पुरी, उनका नाम था राम गुप्ता। अमिताभ बच्चन के ऊपर राम गुप्ता के कत्ल का झूठा आरोप लगता है और पुलिस और अदालत सबूत के आधार पर अमिताभ बच्चन को दोषी मान लेती है और उसे 20 साल की सजा सुना देती है। अब क्या होता है फिल्म में, अगले भाग में देखिएगा कि अमिताभ बच्चन पूरे 20 साल जेल में अपनी जिंदगी काटता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती साल होता है, और सजा काटकर वो क्या होता है तो बाहर आता है। बाहर आने के बाद एक दिन वो सड़क पर जा रहा था और सड़क पर जाने के क्रम में उसको वही अमरीश पुरी जिंदा घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसके कत्ल के जुर्म में वह 20 साल जेल की सजा काट चुका था। अमिताभ बच्चन का तो भैया पूरा खून खौल जाता है। वो अमरीश पुरी को क्या करता है,
पिस्तौल लेकर दौड़ता है उसके पीछे मारने के लिए उसको। अमरीश पुरी भागते हुए क्या होता है, अदालत चला जाता है, अदालत के सामने पहुंच जाता है और सबके सामने जज साहब की टेबल के ठीक आगे अमरीश पुरी को अमिताभ बच्चन गोली मार देता है। बात समझ रहे हैं? पूरा अदालत सन्न हो जाता है मैटर देखो। जज साहब भी चिल्लाने लगते हैं, फौरन इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, इसने राम गुप्ता का कत्ल कर दिया। समूचा पुलिस वाला अमिताभ बच्चन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन अमिताभ बच्चन अपना बंदूक नीचे करता है और यहां पर उन्होंने एक ऐतिहासिक डायलॉग बोला है ना, जो सीधे सीधे आपको आर्टिकल 20 को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जज साहब, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन ने, जज साहब इस इंसान के कत्ल के जुर्म में कानून मुझे पहले ही 20 साल की सजा सुना चुका है और आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो जज है जिन्होंने मुझे 20 साल का सजा सुनाया है और इसीलिए इस व्यक्ति को हमने आज आपके सामने मारा है और इसके लिए आप हमको सजा नहीं सुना सकते हैं। क्यों नहीं सुना सकते हैं? क्योंकि आपका संविधान कहता है, आपका कानून कहता है कि किसी एक इंसान के हत्या के लिए एक ही बार किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसीलिए आपके कानून में इतनी ताकत नहीं है कि एक अपराध के लिए हमको 2-2 बार सजा दी जा सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आर्टिकल 20 का दूसरा जो खंड है यह कहता है एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को केवल एक बार दंडित किया जा सकता है, केवल एक बार दंडित किया जा सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, आर्टिकल 20 का दूसरा क्लॉज कहता है। यहां तक बोलो किसी को कोई ऐसा बच्चा है जिसको बात समझ में नहीं आ रहा है? उदाहरण भी हम अंधा कानून वाला बात अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है आर्टिकल 20 का तीसरा खंड, ध्यान से समझिएगा इस खंड को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 20 का तीसरा खंड, आर्टिकल 20 का तीसरा खंड प्रत्येक व्यक्तियों को प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रदान करता है। कहिएगा सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देना। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 20 का तीसरा खंड कहता है। बाध्य नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीसरा और सबसे चर्चित नियम आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 20 के तीसरे खंड का। किसी भी आरोपी व्यक्ति कहने का मतलब है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के आप अपराध करने का आरोप लगा हो, ठीक ना, तो उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे कि पुलिस कस्टडी में मार पीट कर जबरन आरोपी से या पुलिस कबूल करवा लेती है कि हाँ यह खून मैंने ही किया है, लेकिन कानून की नजर में पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन अदालत में एडमिसेबल नहीं है, कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, उसे सबूत के तौर पर माना नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान जानता है कि डरा धमकाकर या टॉर्चर करके किसी भी व्यक्ति से झूठा बयान दिलवाया जा सकता है। इसीलिए पुलिस के सामने यदि पुलिस आपसे मारपीट करके किसी भी प्रकार का कोई अपराध कबूल करने के लिए आपको मजबूर कर भी देती है, तो पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है? नंदनी शतपतिवाद, इस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं नंदनी शतपतिवाद 1978। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बेटी हुआ करती थी, ठीक ना। उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदनी शतपति से जब पुलिस ने पूछताछ में ढेरों सवाल पूछे तो उन्होंने कई सवालों के जवाब देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। पुलिस ने उन पर सहयोग ना करने का केस दर्ज किया, मामला पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि किसी भी आरोपी के पास चुप रहने का अधिकार है, राइट टू साइलेंस का अधिकार है ना। तो राइट टू साइलेंस याद रखिएगा, राइट टू साइलेंस का जो राइट है ये कहां से पैदा होता है? तो इसी नंदनी शतपतिवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया था? निर्णय दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने यहां फैसला दिया कि किसी भी आरोपी के पास चुप रहने का अधिकार है। अगर किसी सवाल का जवाब देने से आरोपी खुद फंस सकता है, अगर लगता है कि हम इस सवाल का जवाब देंगे तो हम एक्यूज्ड घोषित हो सकते हैं, हम आरोपी सिद्ध हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर चुप रह सकते हैं और पुलिस हमको जबरन कोई चीज कबूलनामा नहीं करवा सकती है। अगर ऐसा पुलिस कर भी लेती है, अगर पुलिस आपको मारकर पीट कर कहती है ये अपराध कबूल करो, तो आप पुलिस के सामने कबूल कर लीजिए ताकि आपको लाठी डंडा लगने से बच जाइएगा।
बात समझ रहे हैं ना। लेकिन याद रखिएगा कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे के से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब अदालत में ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल में आपसे जज साहब खुद पूछेंगे, मैजिस्ट्रेट खुद पूछेंगे, क्या आपने जो अपराध कबूल किया है वो पूरे होशो हवास में कबूल किया है? तो आप कहिएगा नहीं सर, ये पुलिस वाले जो थे ये हमको जबरन मार पीट करके हमसे ये अपराध कबूल करवाए, हम ऐसा कोई अपराध नहीं किए हैं। तब वहां पर पुलिस वाले के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठ जाएगी। पुलिस वाले को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत हो सकता है कि उसका निलंबन भी किया जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो आर्टिकल 20 में 3 प्रमुख बातें आप लोगों को याद रखनी है। आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्यतर विधि से संरक्षण। जिस दिन आपने अपराध किया सजा और कानून उसी दिन का लगेगा। ये नहीं कि बाद में कोई और कानून बनाकर उस व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 20 का दूसरा क्लॉज, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यानी किसी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक जुर्म के लिए कोर्ट से 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। और आर्टिकल 20 का तीसरा खंड, जिसको हम प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं, आत्म अभिशंसन से संरक्षण कहते हैं। जब कोई आपको खुद के खिलाफ गवाही देने या नार्को टेस्ट कराने पर मजबूर करे तो आप उसको मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। यही आर्टिकल 20 का मुख्य बात है जो आपको याद रखना है, एक नागरिक होने के नाते भी और एक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट होने के भी नाते आप लोगों को याद रखना है। तो आर्टिकल 20 का तीनों पार्ट क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। पुलिस हिरासत में रामू से जबरदस्ती एक कागज पर दस्तखत करवा लेता है और उस पर लिख देता है कि मैंने चोरी की है। तो अब आपको बताना है क्या यह कागज कोर्ट में रामू को सजा दिलाने के लिए पक्का सबूत माना जाएगा और संविधान का कौन सा वो खंड रामू को बचाने का काम करेगा? अपना जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप लोगों ने आज के वीडियो को ध्यान से समझा है, ध्यान से देखा है, तो जिसका भी जवाब सही निकलेगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे और उसको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट हमारे तरफ से गिफ्ट में दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मूल अधिकारों का यह कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याद रखिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। बात समझ में आ गया? चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।